ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है 10 के बाजार में। मार्केट के महारथी की शुरुआत हम कर चुके हैं और फिलहाल जो निफ्टी के जो गेंस हैं वो है 50 अंकों के आसपास के और निफ्टी बैंक बाकायदा अब 250 अंक नीचे है। सुबह हमने आपको बाकायदा आगाह भी किया था कि आज थोड़ा सा अलग माहौल होगा, एफ निफ्टी को देख के आपको ट्रेड नहीं करना है। उसकी दो वजह थी, एक तो बैंक निफ्टी चला बहुत था, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग लाजमी है। दूसरा, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है जिसमें 26 लोगों की जान गई है। थोड़ी देर बाद में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होने वाली है और पीएम मोदी उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें कि एनएसए शामिल होंगे, विदेश मंत्री शामिल होंगे, बड़े उच्च अधिकारी शामिल होंगे। तो वहां से कुछ बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स आ सकते हैं सुरक्षा को लेकर और देश के कार्रवाई को लेकर। लेकिन इस बीच बाजार के मूड को और बेहतर ढंग से समझते हैं। हमारे साथ हैं एलआईसी म्यूचुअल फंड के सीईओ निखिल रुंगटा, आज मार्केट के महारथी में हमारे खास मेहमान हैं। निखिल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 आवर्स स्वदेश पर। निखिल जी, पहला सवाल आपसे ये होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस रैली को एंजॉय किया। 5000 पॉइंट की निफ्टी बैंक की, करीब 2000 पॉइंट की निफ्टी की। आप जरा ये बताइए सर कि म्यूचुअल फंड्स के पास भी काफी अच्छा खासा कैश था, कहां डिप्लॉय कर रहे हैं या फिर कहां आपने डिप्लॉय किया है इस गिरावट में बाजार की? गुड मॉर्निंग अभिजीत जी और आपके दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग। देखिए, रैली काफी अच्छी हुई है पिछले 8-10 सेशंस के अंदर। हम भी डिप्लॉय कर रहे थे, म्यूचुअल फंड्स के पास कैश था, उन्होंने थोड़ा बहुत एडिशनल कैश रखा था, जैसे कि गन पाउडर की जब भी अपॉर्चुनिटी मिले हम डालेंगे। मैं इस तरह से बोलूंगा कि अभी जो सेक्टर है ये काफी क्विकली सेक्टर रोटेशन का टाइम है। तो महीने भर या 2 महीने पहले तक जब बैंक निफ्टी में कुछ नहीं हो रहा था, अब ऑल ऑफ अ सडन बैंक निफ्टी सबको अच्छा लग रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे कि हमारे जो रेगुलेटर है जैसे कि आरबीआई है, से उन नए गवर्नर के आने के पहले हम 3.4 लाख रुपीस के डेफिसिट में थे, 3.5 लाख रुपीस के। तो आज के तारीख में उन्होंने इतना ज्यादा मार्केट में लिक्विडिटी पंप इन किया है कि अभी 1.4 लाख ट्रिलियन रुपीस की लिक्विडिटी एडिशनल है, सरप्लस है। तो ये सारी चीजें काफी अच्छी हो रही है। रिसेंटली काफी अमेंडमेंट्स आए थे, हमारे नए नए रेगुलेशन जो आ रहे थे, ड्राफ्ट्स वगैरह, वो भी चेंज हो गए जो कि कल हमने देखा। तो देखिए, बैंक निफ्टी हमें आज भी अच्छा लगता है। बैंक निफ्टी में जो करेक्शन था, मैं उसे टाइम करेक्शन बोलूं, पिछले 4-5 साल का जब वो चला नहीं था, तो वो इसलिए हुआ था क्योंकि बैंकिंग एज अ बिजनेस यूनिक बिजनेस नहीं रहा, तो आपने वो मल्टीपल करेक्शन कर दिया। लेकिन आज के तारीख में जो बैंक्स आपको रिटर्न देंगे या ग्रोथ देंगे, आपको उतना रिटर्न इजीली मिल जाएगा। सेफ बिजनेस है, डोमेस्टिक बिजनेस है, बाहर का ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है। तो जब जब ये ट्रम्प टैरिफ वॉर और ट्रेड वॉर की बातें चलती है, सब लोग इनवर्ट देखते हैं इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। कमिंग टू डिफरेंट सेक्टर्स, जब आपने सेक्टर्स की पूछे कि कहाँ हम डिप्लॉय कर रहे हैं, देखो डाउनटर्न जो हुआ था 6 और 7 अप्रैल, सीएनएक्स 500 20% गिरा। तब यस्टरडे तक, कल तक मैं अगर बोलूं तो वो 12.5% वापस चढ़ गया है। लेकिन जो सेक्टर्स उसके अंदर उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं सीएनएक्स 500 के अंदर, सेक्टर के अंदर जो स्टॉक्स हैं, वो स्टॉक के अंदर गैप बहुत ज्यादा रहा है। कुछ हैं पॉजिटिव में, कुछ आ गए हैं 50% तक। कुछ सेक्टर्स में जैसे कि -10% इज द बेस्ट परफॉर्मर, -3% वर्स्ट परफॉर्मर रहा है। तो क्या है, ये सेक्टर स्पेसिफिक या मैक्रो स्पेसिफिक मार्केट के बदले मैं बोलूंगा ये माइक्रो स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। हमें स्टॉक पिक करने होंगे ऐसे मार्केट के अंदर। सेक्टर के अंदर हम जितना माइक्रो जाएंगे उतना बेटर है। जैसे हर सेक्टर के अंदर काफी सब सेक्टर्स होते हैं। फार्मा, जैसे कि फार्मा में हमें सीडीएमओ अच्छा लगता है। आईटी एज ए सेक्टर, अभी वैल्यूएशन इतना ज्यादा करेक्ट हो चुका है कि अगर उसके अंदर और मंदी आती है तो वैल्यूएशन वहां और नीचे जाने की गुंजाइश बहुत कम है। मतलब हम ये बोलेंगे कि आज के वैल्यूएशन इस तरह के हैं कि अगर आप आज पैसा डालेंगे उस सेक्टर में तो आप पैसा बनाएंगे, और कल मार्केट और नीचे जाता है तो भी आप पैसा बनाएंगे। तो इन शॉर्ट कि आज के प्राइसेस ऐसे हैं कि पैसा बनेगा इन्वेस्टर्स का। निखिल भाई, ये पैसा बनेगा कहाँ पर? ये आईटी से बन सकता है या फिर एफएमसीजी से बनेगा? मैंने दोनों सेक्टर का चुनाव इसलिए किया, एक को मैंने रिप्रेजेंटेशन डाला है ग्लोबल मार्केट्स का यूएस साथ में, और एफएमसीजी को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि मॉनसून
मानसून अच्छा आ रहा है, डोमेस्टिक का रीज़न होगा। तो दोनों के अलग अलग प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो एक आईटी और एक एफएमसीजी, पैसा बनेगा कहाँ पर? तो देखो, आईटी और फार्मा को भी मैं उसके साथ जोड़ूंगा। दोनों काफी अनसर्टेन है अभी। यूएस में क्या होता है, टैरिफ पॉलिसीज कैसी होती हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। जैसे कि 4 या 6 जून के आसपास वो 90 डेज खत्म हो रहे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ के पॉज के, तो तब हमें प्रोबेबली पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। जैसी वहां पे अनसर्टेनिटी खत्म होती है, हमें आईटी में एक प्रोबेबली ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे फार्मा में भी सिमिलर हो सकती है। एफएमसीजी की बात करूं, एफएमसीजी डेफिनेटली काफी अच्छा लग रहा है हमें। जब ये टैरिफ वॉर की बात चालू होती है, ट्रम्प टैरिफ वॉर की बात चालू होती है, तो हम लोग एज अ फंड मैनेजर इनवर्ट भारत के अंदर देखना चालू कर देते हैं कि जो चीज भारत के अंदर बनती है और भारत के लिए बनती है, वहां पे ज्यादा फोकस कीजिए। तो डेफिनेटली जैसे कि कुछ एफएमसीजी कंपनीज बोलती हैं कि रूरल में, जैसे आपने बताया है कि बारिश का अनुमान बहुत अच्छा है, रूरल इंप्रूव हो रहे हैं, बट कुछ कुछ कंपनीज बोलती हैं कि अर्बन में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट है नहीं। लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा कि अर्बन में भी जब ये एफएमसीजी कंपनीज बात करती है, वो खाली गुड्स के बारे में बात करती है। जब अर्बन जीडीपी का 55% सर्विसेज से आता है, तो वो खाली 45% रिप्रेजेंट करती है। तो कंजम्पशन डेफिनेटली इंप्रूव होगा। और साथ में जो अभी टैरिफ इनकम के अंदर जो हमने रिलीफ दी है, गवर्नमेंट ने रिलीफ दी है 12 लाख रुपए तक, उसका इम्पैक्ट अभी Q1 से आना चालू होगा। लोगों के हाथ में वो पैसा बचना चालू हो जाएगा, बिकॉज अभी ये Q1 से वो जो उनका टैक्स कटता है टीडीएस में, वो कम कटेगा, उनके हाथ में पैसा ज्यादा बचेगा और वो खर्चे में आएगा। तो कंजम्पशन बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, केपेक्स और कंजम्पशन ये दोनों पहिए हैं, और भारत की ग्रोथ दोनों के पहियों पे चलनी जरूरी है। एक पहिया भी बंद हो गया या रुक गया तो ग्रोथ आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो हमें लगता है, देखो, कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़िया रहेगा। केपेक्स के अंदर भी हम काफी बुलिश है आज की तारीख में। लास्ट फॉल के अंदर देखो, कई कई अच्छे केपेक्स के स्टॉक्स 40-50% गिर गए थे। मतलब मार्केट में देखो नॉइज आती है, नॉइज की वजह से मार्केट गिरता है और कई स्टॉक्स गिरते हैं, उसमें अच्छे स्टॉक्स भी नीचे भाव पे मिलने लगते हैं। तो वहां पे भी हमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चाइना +1 की जो अपॉर्चुनिटी अभी है, तो वहां से लोग अभी इंडिया के अंदर बैठ रहे हैं या फिर बातें कर रहे हैं यहाँ पे लैंड वगैरह लेने की, टाई अप करने की। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। ट्रम्प साहब के पहले कारावास में हमने देखा था कि वियतनाम आया था एज मैन्युफैक्चरिंग हब बन के। ये कार्यक्रम में हम देख रहे हैं कि इंडिया और ब्राजील शायद मैन्युफैक्चरिंग हब बन के निकल के आए ट्रम्प साहब ये दूसरे कार्यकाल में। तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। केपेक्स और कंजम्पशन इनवर्ड लुकिंग बहुत अच्छा है। ठीक है, केपेक्स वाली थीम और कंजम्पशन वाली थीम दोनों बेहतर लग रही है। और सही बात है, वियतनाम पर जो टैरिफ लगा है यूएस की तरफ से, जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, वो है 46%। भारत पर उससे 20% कम, 26% का। और निखिल जी, कल एक खबर आ भी गई है, ये चाइना +1 वाली जो थीम है ना, डिक्सन टेक के पास ऑर्डर आने की खबर आ रही है कि गूगल के पिक्सल फोन की मैन्युफैक्चरिंग शायद यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब एक चीज़ आपसे और समझनी है, ये जो 90 दिन की जो मोहलत दी है ट्रंप ने टैरिफ को लेकर, इसकी मियाद यही जुलाई तक आप जिसे बता रहे हैं होगी, तब तक शायद मानसून की भी स्थिति काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। आप जरा ये बताइए सर कि ट्रेड वॉर को लेकर देखिए ट्रंप कब क्या कह देंगे, मैं बहुत यकीन करता हूँ शायद आप भी नहीं करते होंगे। क्या ये मान लें कि जितना मैक्सिमम डैमेज होना था वो हो चुका है और उसका पीक बन चुका है ट्रेड टेंशन का? देखो, ट्रेड टेंशन का पीक बन चुका है या नहीं बना है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो ट्रम्प साहब जब तक वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं और वो कब कौन सी ट्वीट करेंगे मुझे नहीं पता। बट इतना पता है कि तब तक हमारे बारिश के थोड़े बहुत अनुमान अच्छे आ जाएंगे। अभी तक जो अनुमान हमारे वेदर फोरकास्टर्स ने बताया है कि नॉर्मल मानसून होगा, गुड मानसून होगा, 105% अबाउ द नॉर्मल मानसून हो सकता है। वो इंडिया के लिए काफी अच्छा है, बिकॉज इंडिया इज ए एग्रीरियन इकोनॉमी। दूसरी चीज, अगर मैं भारत के लिए बात करूं, तो देखो आरबीआई ने रेट कट्स वगैरह चालू कर दिया है, अकोमोडेटिव स्टैंस कर दिया। अकोमोडेटिव स्टैंस का मतलब है कि नेक्स्ट पॉलिसी के अंदर रेट हाइक नहीं होगा, या तो इक्वल रहेगा या रेट कट होगा। तो रेट कट आपके ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। सेकंड, आपकी अर्निंग्स चालू हो गई, यानी Q4 के नतीजे आने चालू हो गए। हमने कुछ नतीजे देखे,
कल भी एक आधी कंपनी ने दिया है और रिजल्ट्स के इम्पैक्ट दिख रहे हैं। मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि सितंबर क्वार्टर के नतीजों के बाद हमने अर्निंग्स काटी थी करीबन 4 से 5%, और दिसंबर क्वार्टर नतीजों के बाद हमने और 4-5% नतीजे काटे थे। तो आज की तारीख में जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो बहुत कम हो चुका है। तो आप उस एक्सपेक्टेशन के सामने अगर नतीजे देखोगे तो वो या तो इक्वल टू एक्सपेक्टेशन आ रहे हैं या बेटर देन एक्सपेक्टेशन आ रहे हैं। तो वो हमारे लिए काफी अच्छा है कि बेटर एक्सपेक्टेशन, देखो ग्रोथ एब्सोल्यूट के अंदर ऊपर नीचे होगी, लेकिन जो हमारा अनुमान एक्सपेक्टेशन है उतना या उससे अगर आ रहा है तो वो इंडिया के लिए अच्छा है। तो रूरल इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, आरबीआई एंड सेबी दे आर इन्वेस्टर फ्रेंडली। तो और इंडिया की मैं बात करूं, आप जीडीपी नंबर देखिए वो इंप्रूव हो रहे हैं, बट यस आईएमएफ ने कल ही इंडिया के ग्रोथ अनुमान काटे हैं 6.5 से 6.1, बट वो Q1 के प्रोबेबली हो सकते हैं जब तक ये टैरिफ चीज शांत नहीं हो जाती है। हमारे इन्फ्लेशन नंबर इंप्रूव हो रहे हैं, हमारी यील्ड आप देखिए 6.3% के आसपास आ चुकी है, वो इंप्रूव हो रही है, हमारे जीएसटी नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो इंडिया का जो मैक्रो है वो बहुत स्ट्रांग है। और मैं कई फॉरेनर फ्रेंड्स से जब बात करता हूँ, जो मेरे इन्वेस्टर्स वहां पे बैठते हैं, जब मैं उनसे बात करता हूं तो वो बोलते हैं कि इंडियन इक्विटीज आज की तारीख में हमें सेफ हेवन की तरह दिख रहा है। तो हमें लगता है, देखो बॉटम की अगर मैं बात करूं तो शायद बॉटम बिहाइंड है। टैरिफ की बात करूं तो उसके बारे में नहीं पता, लेकिन इंडियन इक्विटीज की बात करूं तो देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से इंडियन इक्विटीज बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, लब्बुलुआब यही है कि भारत स्वीट स्पॉट में है। लंबी अवधि का अगर आपका नजरिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, निवेशित आपको रहना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। निखिल जी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और अपने इनसाइट्स हमसे शेयर करने के लिए। आपसे फिर से जल्दी मुलाकात होगी, अच्छा लगा सर बातचीत करके आपसे, थैंक यू सो मच। निफ्टी 24,200 पर है, 30-35 अंकों की हल्के से गेन से, यानी कि जहां लेवल हमने आज देखे ऊपरी स्तर पर, वहां से 150 अंक नीचे आ गया है निफ्टी। और अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो करीब 600 अंक गिरकर अब बाकायदा 300 अंक नीचे अब कारोबार कर रहा है निफ्टी बैंक। तो ये थोड़ा मोड़ा डाइवर्जन आपको दिख रहा होगा। चले बहुत है इंडेक्स, और थोड़ी सी जियोपॉलिटिक्स को लेकर भी कुछ चिंताएं उभर के आ रही हैं, स्पेशली भारत के परिप्रेक्ष्य में। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। फिलहाल डिम्पी को और मुझे आप दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे अपना कॉलर शो योर स्टॉक्स। आप उन्हें सवाल हमसे जरूर पूछिएगा। नमस्कार।